Hello students, good morning. Welcome to your new semester of 6M. ओके, तो 6M में आज आपका पहला लेक्चर है मेरे सब्जेक्ट का। माई सेल्फ विशाल एस जोशी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। ओके, तो GTU के द्वारा ये जो सब्जेक्ट है वो हमें 6 सेमेस्टर में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो 6 सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा 3160617। सब्जेक्ट का नाम होगा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। ओके, तो सबसे पहले टाइप ऑफ कोर्स है, तो ये एक प्रोफेशनल इलेक्टिव टाइप का कोर्स है, यानी कि इससे आपको बहुत कुछ प्रोफेशनल चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसके साथ प्री रिक्विसाइट में लिखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी प्री रिक्विसाइट यानी हमें फर्दर नॉलेज होना चाहिए ये सब्जेक्ट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। ओके, तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो आप आगे पढ़ चुके हो, तो वही नॉलेज आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले मतलब नाम के ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन में क्या होगा। तो मैं ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि जो इक्विपमेंट चाहे वो माइनर हो या मेजर हो जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर में, तो उसे हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बोलते हैं। एंड ऑटोमेशन, देखो ये वर्ड आपके लिए नया है, सिविल इंजीनियरिंग वर्ल्ड के लिए भी अभी ये वर्ड नया है। तो ऑटोमेशन हमें किस चीज़ में चाहिए? तो हमारे जो इक्विपमेंट हैं अभी जो मेनली हम देखें कोई भी साइट पे, तो कोई भी मशीन होता है वो ज़्यादातर मैन्युअली ऑपरेटेड होता है। ओके, तो मैन्युअली ऑपरेटेड में क्या होता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होने का चांसेस रहता है। तो उसे दूर करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए हमने ये ऑटोमेशन जो है वो इसमें ऐड किया है। अब आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी फैक्ट्री मैन्युअली ऑपरेटेड हो और ऑटोमेशन पे चलती हो यानी कि ऑटोमेटिक चलती हो, तो वो दोनों में से जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा वो ऑटोमेशन वाला होगा, क्योंकि वो मशीन काम करता है, उसमें मैन्युअली कोई मतलब सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेशन जो होगा वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट देगा और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट देगा। ओके, हालांकि उसके हिसाब से मैन्युअली के कई फ़ायदे भी है और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वैसे ही ऑटोमेशन के भी फ़ायदे हैं और ऑटोमेशन के भी ड्रॉबैक्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पूरे ये सेमेस्टर में सीखनी है यहाँ पे। ओके, ये सब्जेक्ट में रेशनल में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया होगा ये सब्जेक्ट का, वो देखते हैं। इन द लास्ट डिकेड टेक्नोलॉजी इज अपडेटेड वेरी फास्ट। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली अपडेट हो रही है इन एवरी फील्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी, मतलब जो भी मतलब आप फील्ड चूज़ कर लो तो वो अभी जल्दी फास्टली रैपिडली अपडेटेड हो रही है टेक्नोलॉजी। In construction sector, also various equipment and automation have made the construction work with speed, accuracy and quality. अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं और ऑटोमेशन अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत स्पीड से हो रहा है, एक्यूरेसी से हो रहा है और क्वालिटी भी मिल रही है। ओके, दिस सब्जेक्ट कवर्स various equipments and automation used in construction industry and help the students to know the current and latest trends of construction। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो GTU ने है प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स आपको एक दिया है, ऐसे टाइप का कोर्स दिया है। ओके, तो आपको अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं रिसेंटली, करंटली, और कौन कौन से ऑटोमेशंस जो है वो अवेलेबल है ऑलरेडी इन फील्ड, वो आपको दिखाएगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट में आप करंट ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि अभी जो मतलब क्या यूज़ हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो ये सारा जो नॉलेज है वो आपको ये सब्जेक्ट से मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। अब इसकी टीचिंग स्कीम देख लेते हैं कि टीचिंग स्कीम में क्या है।
इसमें पर वीक 3 लेक्चर हो गए, 1 ट्यूटोरियल हो गए, प्रैक्टिकल 0 है, यानी कि इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस नहीं आएगा। उसकी जो टोटल क्रेडिट है जीटीयू की वो 4 है। थियरी जो है वो ऐसे ही रहेगा 70-30। आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा वो 70 मार्क्स का होगा। मिड सेम जो होगी वो आपकी 30 मार्क्स की होगी, और 30-20 में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे। ओके, ऐसे करके आपके टोटल 150 मार्क कंप्लीट होते हैं। तो इन द सेंस हमें इसके ये सब्जेक्ट में हमें एज अ प्रोफेशनल सीखना है। ओके, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी आप जैसे 7th और 8th सेम ख़त्म करके जाओगे आगे, तो आपको इंडस्ट्री में क्या दिखने को मिलेगा, या तो आप कितने अभी से उसके लिए तैयार हो सकते हो, ये काम ये सब्जेक्ट का है। ओके, तो ये सब्जेक्ट में आपको पूरा ध्यान देना है। इसको ऐसा नहीं है कि थियरी समझ के निकाल देना है, क्योंकि ये जो सारा ट्रेंड्स हो गए, करंट ट्रेंड्स, वही आपको आगे चल के काम आएंगे। ओके, तो उसका सिलेबस देख लेते हैं हम, कंटेंट क्या क्या है उसमें। आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा, जैसे हर एक सब्जेक्ट में होता है, इंट्रोडक्शन। तो पहले आप सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के फीचर्स हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ओके, नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, वो देखेंगे, और उसकी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे हम फोकस करेंगे, उसकी कैपेसिटी, फिजिबिलिटी, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स। ओके, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में कोई भी इक्विपमेंट पकड़ लो आप, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी फिजिबिलिटी यानी कि वो कहाँ कौन सी जगह पे यूज़ हो सकता है और कौन सी जगह पे यूज़ नहीं हो सकता है, उसे हम फिजिबिलिटी बोलते हैं। फिर उसका ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आप खरीदते हो या तो उसे रेंट पे लेते हो, तो ओनिंग और ऑपरेटिंग का जो कॉस्ट होता है कोई भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट, और एक ही जगह पे जहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी कौन से इक्विपमेंट की ज़्यादा आएगी वो हम देखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे दिखाया गया है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में बताया कि भी बहुत ही डिफरेंट यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। ओके, तो उसमें से कई इक्विपमेंट जो है वो आपको यहाँ सिलेबस के तौर पे दिए हुए हैं। जैसे कि एक है आपका एक्सकवेटर्स, दूसरा है पेवर्स, प्लास्टरिंग मशीन्स, प्री स्ट्रेसिंग जैक्स एंड ग्राउटिंग इक्विपमेंट, क्रेन्स एंड होइस्ट्स, कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे इक्विपमेंट हैं। तो ये सारे जो आपके मेजर इक्विपमेंट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सकेवेटर्स यानी कि जो मतलब अर्थ मूविंग के लिए जो मशीनरीज आती है वो, पेवर्स के लिए जो आती है वो मशीनरी हमें इक्विपमेंट देखना है। प्लास्टरिंग मशीन्स जो अभी अवेलेबल है, देखो प्लास्टरिंग मशीन्स जो है वो आपके लिए बहुत नया होगा, क्योंकि ये तो अभी सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत नया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी बहुत नया है। ओके, प्लास्टरिंग मशीन, तो मैंने जैसे कहा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आप सीख पाओगे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कौन कौन सी जगह पे अभी रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद प्री स्ट्रेसिंग जैक्स एंड ग्राउटिंग इक्विपमेंट, जो ग्राउटिंग के लिए काम आता है। क्रेन्स एंड हॉइस्ट, जो क्रेन्स जो मतलब जो हाई राइज बिल्डिंग्स में जो क्रेन हम यूज़ करते हैं, तो वो हम देखेंगे। कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स देखेंगे कि कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स जो है, आप अभी तो देख सकते हो, अभी आप मेगा सिटी में रह रहे हो, इसलिए हमें पता है कि मतलब हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी एक मतलब उनका अकेले का कंक्रीट बैचिंग प्लांट भी होता है। तो कई कई अगर बड़े ग्रुप हो कंस्ट्रक्शन के, तो उनके यहाँ ऐसा कंक्रीट का बैचिंग प्लांट भी होता है। ओके, तो ये सारे जो है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आते हैं, तो ये हम यूनिट 1 में देखेंगे। ओके, उसके बाद है सेकंड यूनिट हमारा, ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का क्या मतलब इफेक्ट है वो देखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन सी जगह पे ऑटोमेशन अभी आ चुका है वो देखेंगे। नीड एंड बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन, सबसे पहले वो देखेंगे। हमें
ऑटोमेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, यानी कि हमें नीड क्या थी, एंड बेनिफिट उसके, वो हम देखेंगे। फिर ऑटोमेशन कौन कौन सी जगह पे आया वो देखेंगे। जैसे उसका एक एग्जांपल है ऑटोमेशन इन कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग में ऑटोमेशन क्यों आया वो देखेंगे, और कैसे वो वर्क करता है लाइनिंग में, कैनाल लाइनिंग में, वो देखेंगे। ओके। तो कैनाल लाइनिंग जो है वो ऑटोमेशन वैसे बहुत नया तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहीं पे देखा भी होगा कि वहाँ पे जो कैनाल लाइनिंग करते हैं वो मैन्युअली नहीं करते, बाय मशीन करते हैं। तो मशीन में हम जो कंक्रीट, जो हमारा आरसीसी जो होता है, आरएमसी जो होता है, उस पर फिल कर देते हैं, और वो मशीन आगे जाता है, और वैसे ही लाइनिंग होती जाती है। तो ये ऑटोमेशन हुआ कैनाल लाइनिंग का। फिर ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन हाईवे, यानी हाईवे की कंस्ट्रक्शन में भी ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आपको ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। तो मेजर ये 3 चीज़ों के लिए हम ऑटोमेशन देखेंगे। ओके। कौन कौन से? कैनाल लाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये तीनों में कितने ऑटोमेशन आए हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद एक एडवांस टॉपिक है ड्रोन्स का। तो ड्रोन आजकल हमें सबको पता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने देखा होगा कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है स्टेट का, उन्होंने ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। ओके। तो ड्रोन आप सभी को पता है कि एक कैमरा इनबिल्ट डिवाइस होती है जो फ्लाई कर सकती है ओवर लिमिटेड रेंज। ओके। लिमिटेड रेंज पे वो फ्लाई कर सकती है, और जिस जिस एरिया पे जिस जिस एरिया पर से वो पास होता है ड्रोन, तो वहाँ के एरियल फोटोग्राफ्स वो ले सकता है। ओके। तो ये एक सिंपल ड्रोन का एग्जांपल है। तो हमें ये ड्रोन की मदद से क्या मतलब बेनिफिट होगा वो हम देखेंगे ये सिलेबस में। सबसे पहले फोटोग्रामेट्री। तो फोटोग्रामेट्री क्या है वो हम देखेंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हम कैसे कर सकते हैं ड्रोन की मदद से वो देखेंगे। जैसे कि रियल टाइम डेटा, एरियल मैपिंग, लैंड सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, क्वालिटी सर्वे, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सर्वे एंड अंडर वाटर सर्वे। ओके। तो ये सारे जो सर्वेज है वो हम ड्रोन की मदद से कर सकते हैं। ओके। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट का, रियल टाइम डेटा। ओके। अभी क्या है कि हम जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं वो भरते हैं, क्या मतलब साइट पे हो रहा है वो हमें बाय मीन्स ऑफ रिपोर्ट पता चलता है, या हम उसे ईमेल करते हैं अपने हेड को। लेकिन अगर ड्रोन्स अवेलेबल हो कंपनी के पास, तो वो रियल टाइम डेटा भी ले सकते हैं। ओके। जैसे कि अभी कोई बिल्डिंग का प्लास्टरिंग वर्क चल रहा है, हमने डीपीआर में लिख के भेज दिया है कि प्लास्टरिंग वर्क हो चुका है। ओके। लेकिन अगर उस उसको हम ड्रोन की मदद से देखें, या तो कैमराज की मदद से देखें रियल टाइम डेटा, तो ऐसा हो सकता है कि हमने गलत लिखा हो तो हम पकड़े जा सकते हैं। ओके। तो ये जो है वो हम ड्रोन की मदद से देख सकते हैं, यानी कि सिंपल कैमरा की मदद से ये हम सब कर सकते हैं। ओके। एरियल मैपिंग जो है वो हम करेंगे, लैंड सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, क्वालिटी सर्वे, ये सारे सर्वेज है जो पहले मैन्युअली होते थे, लेकिन अब ड्यू टू ऑटोमेशन ये हम ड्रोन से करने लगे हैं। ओके। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, यानी कि स्ट्रक्चर की हेल्थ कैसी है आफ्टर फ्यू ईयर्स, जैसे कि 10 साल 15 साल हो गया, फिर वो स्ट्रक्चर का हेल्थ कैसा है, उसे कौन से मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब हम ड्रोन की मदद से देख सकते हैं। अंडर वाटर सर्वे, देखो ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अंडर वाटर सर्वे। अब हमको पता है कि हम अंडर वाटर में जाके कोई भी सर्वे अभी जो है वो कैरिड आउट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। ओके। तो वो लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके अगर हमें सर्वे करना है तो हम ड्रोन्स का यूज़ करेंगे। देखो ये सभी जो है वो अपकमिंग या तो फ्यूचर वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अभी रिसेंटली चल रही है, ये वही टेक्नोलॉजी है। ओके। तो मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो हम यहाँ पे ड्रोन्स की या तो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आएगा, वो अभी रिसेंट ट्रेंड में है ही, हमें उसी की पढ़ाई करनी है। ओके। तो इसीलिए ये कोर्स को प्रोफेशनल
इलेक्टिव कोर्स बताया गया है। ओके, ताकि आपको अभी आप में अभी से प्रोफेशनलिज्म आ जाए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं और आप उससे अवेयर हो जाओ अच्छे से। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट है आपका रोबोटिक्स इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में रोबोट्स का यूज देखो, अभी हमारे गुजरात जैसे स्टेट के लिए या तो फिर हमारे कंट्री के लिए जो रोबोटिक्स है कंस्ट्रक्शन में, वो थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगता है सुनने में, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इतना रोबोटिक्स का यूज़ नहीं कर रहे कंस्ट्रक्शन में। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है जैसे कि यूएई है और सारी मतलब जो कंट्रीज है जो डेवलप है, वेल डेवलप है, वो रोबोटिक्स का यूज़ कर रही है बड़े पैमाने पे। ओके, तो ये यूनिट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन उसका। तो रोबोटिक्स क्या होता है कंस्ट्रक्शन के लिए वो देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ रोबोट्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर रोबोट का बेनिफिट क्या होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो हम देखेंगे ये यूनिट में। उसके बाद फर्दर देखेंगे हम यूज ऑफ रोबोट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक ब्रिक लेइंग। अब रोबोटिक्स का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, देखो फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले ब्रिक लेइंग। हमें ब्रिक की कहीं पे मतलब वॉल बनानी है तो उसमें ब्रिक लेइंग पहले सबसे पहले करना पड़ता है। तो अभी ये मैन्युअली हो रहा है, लेकिन अभी आप ऐसा सोचो कि आपके पास कोई रोबोट है जो ब्रिक लेइंग कर सकता है अच्छे से, तो मतलब कितना आपका टाइम सेविंग होगा, कितना मतलब आपका लेबर का जो है वो कॉस्ट का सेविंग होगा। तो ये जो है वो फायदा है आपका रोबोटिक्स का। ओके, ये तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया ब्रिक लेइंग का। अगर डिमोलिशन वर्क है, देखो डिमोलिशन वर्क जो है वो सबसे डेंजर वर्क है कोई भी मतलब जो लेबर होते हैं उसके लिए, क्योंकि डिमोलिशन वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही पुराना होता है और उसे डिमोलिश करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग डिमोलिशन उसकी मतलब कोई भी लेबर हो उसको जान का खतरा भी रहता है। तो उस टाइम पे अगर हम रोबोट यूज़ कर सकते हैं कहीं पे डिमोलिशन पे, तो ऐसे बहुत सारे लेबर्स जो है वो बच सकते हैं। जैसे हमारी इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, तो ड्यूरिंग डिमोलिशन एक दिन में बहुत सारे मजदूर भी इंडिया में मर जाते होंगे ड्यू टू इम्प्रॉपर सुपरविजन और ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्क। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर डिमोलिशन होते टाइम भी कोई मतलब कोई एक्सीडेंट अकर होता है, तो रोबोट्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक जिंदा आदमी नहीं होता है। ओके, तो लेबर का जो मतलब लाइफ सेविंग है वो भी बन सकता है रोबोटिक्स की मदद से। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग में देखो, मटेरियल हैंडलिंग में हम अगर मैन्युअली यूज़ करें तो बहुत सारा मटेरियल अभी वेस्ट होता है, वो आप सब आंखों से देख सकते हो, लेकिन अभी हम उसे निगलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें उसमें एक्यूरेसी चाहिए तो हम रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग में। स्ट्रक्चरल स्टील कटिंग, देखो ये सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो वो अभी इलिटरेट लेबर कर रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ये सारे जो काम है जैसे कि ब्रिक लेइंग है, डिमोलिशन है, मटेरियल हैंडलिंग है, स्ट्रक्चरल स्टील कटिंग है, ये सब जो है वो अभी जो पीपल कर रहे हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो इतने पढ़े हुए होते नहीं है कि वो समझ सके कोई भी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को। ओके, तो उसकी जगह पे हम रोबोटिक्स का यूज़ करें तो उसमें एक्यूरेसी भी आएगी और आपको प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी। ओके, तो इसीलिए रोबोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। रीबार टाइंग और बैंडिंग, जो मतलब आपके बार को टाई करना हो या तो बैंड करना हो तो उसके लिए भी आप रोबोटिक्स यूज़ कर सकते हो। फॉर्म वर्क, माउल्ड मेकिंग, फॉर्म वर्क बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो रोबोट्स का। 3D प्रिंटिंग, प्रिंट कॉम्प्लेक्स लेयर्ड पार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ होम, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। तो 3D प्रिंटिंग जो है वो अभी मैकेनिकल में ट्रेंड में है कि 3D प्रिंटिंग जो अभी मैकेनिकल इंडस्ट्री में करंट ट्रेंड में है वो ही हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपको रोबोटिक्स पे देखने को मिलेंगे। और एक है 3D स्कैनर फॉर सर्वेइंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो 3D स्कैनर यूज़ करना कोई भी सर्वे के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वो हम ये रोबोटिक्स में सीखेंगे। ओके, आपका 5 और लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एडवांस टेक्नोलॉजीज। एडवांस अभी जो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो आपको यहाँ पे ये यूनिट में पता चलेगा। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM। ओके, इसमें से ये जो BIM है वो अभी बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप ये सिलेबस में पढ़ोगे। ओके, बहुत ही छोटा कंटेंट है, ओनली 5 यूनिट्स है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, ओनली थियरी है, कोई मतलब न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आध साल बाद जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको ऑन साइट इंजीनियरिंग ये सभी का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर उसके बाद ये उसके रीडिंग लेवल, अंडरस्टैंड लेवल और ए लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया है थियरी मार्क्स को, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नहीं। ओके, एक आपके लिए ज़रूरी है ये बुक्स, रेफरेंस बुक्स। जो कि ये सिलेबस नया है तो इसकी बुक्स कोई अवेलेबल शायद हो भी और ना भी हो, लेकिन इसमें यहाँ पे रेफरेंस बुक के नाम लिखे हैं। उसमें से फर्स्ट जो है वो टाटा मैग्रो हिल की है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट। दूसरी है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि पियर्सन की है। फिर BIM एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रूवन टूल्स मेथड्स एंड वर्कफ्लोज बाय ब्रैड हार्डिन, दवे मैकॉल, जॉन विले एंड सन्स की है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन इट्स प्लानिंग एंड एप्लीकेशन, वो बुक है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन के, वो एक है। ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी, ये सभी स्कॉलर्स के प्रेस के पेपर्स है। एनहांसिंग बीम मेथोडोलॉजी विथ VR टेक्नोलॉजी, ओपन एक्सेस पीयर। तो ये सारे जो है वो आपके रेफरेंस मटेरियल्स है, रेफरेंस बुक्स है, जिसका यूज़ करके आप ये सब्जेक्ट मतलब पढ़ सकते हो। ओके, कोर्स आउटकम है कि आफ्टर लर्निंग कोर्स स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज आना चाहिए। ओके, ये सब लिखा है, लेकिन ये सभी अभी आपका काम का है नहीं, क्योंकि अभी आप शांति से सिलेबस पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, वही आपके लिए अच्छा है। ओके, ट्यूटोरियल्स दिए हैं जो मैं आपको दे दूंगा यूनिट वाइज। जब हम यूनिट ख़त्म करेंगे तो आपको आपका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। फिर एक साइट विजिट लिखा है, लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 की पोजीशन ख़त्म होगी, वो साइट विजिट अगर पॉसिबल होगा तो वो कॉलेज आपको करवा देगी। ठीक है, मेजर इक्विपमेंट में है कंप्यूटर विथ ऑल सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद जो है आपको रैविट और रैविट फॉर BIM मॉडलिंग अगर आप सीखना चाहो तो ये सब्जेक्ट में आप सीख सकते हो। और लर्निंग वेबसाइट्स आपको दी हुई है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ये सब्जेक्ट की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन के कंटेंट है। ओके, ये 5 टॉपिक जो है जिस पर आपको ध्यान देना है अच्छे से। और अगर ये 5 में से अगर आप 3 या 4 टॉपिक्स भी अच्छे से कर जाते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर थियरी में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन से कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या है और कौन कौन से इक्विपमेंट अभी रिसेंटली यूज़ हो रहा है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड equipments and automation. Thank you.